देखिए, धुरंधर के बाद एक चीज तो साफ हो चुकी है कि अगर कोई फिल्म मेकर चाहे तो सालों से चले आ रहे फिक्स नैरेटिव को तोड़ा जा सकता है। और अब जो खबर सामने आ रही है वो उससे भी बड़ी है। आदित्य धर का जो अगला प्रोजेक्ट बॉलीवुड का होने वाला है वो पूरा बॉलीवुड का गेम बदल सकता है, क्योंकि अगला टारगेट स्पाई यूनिवर्स नहीं है, अगला टारगेट है उर्दूवुड का मुगल यूनिवर्स। रिपोर्ट्स है कि आदित्य धर प्राचीन भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी पर काम कर रहे हैं। इन दिनों वो चंद्रगुप्त का पूरा इतिहास बारीकी से पढ़ रहे हैं। आदित्य से जुड़े एक करीबी सोर्स ने कहा कि वो एक हिस्टोरिकल एपिक पर काम शुरू कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये फिल्म चंद्रगुप्त मौर्य पर बेस्ड होगी। धुरंधर की तरह इसमें भी रणवीर सिंह को लीड रोल में कास्ट करने की बात चल रही है। आदित्य धर अब इंडियन किंग्स पे सीरीज बनाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य पर एक फिल्म बनाने की तैयारी हो रही है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य भारतवर्ष के जितने बड़े राजा थे उतनी उन पे बात नहीं होती है। एक तो उन्हें पूरा का पूरा इग्नोर कर दिया गया, और अगर मूवी या सीरीज इनके ऊपर कोई बनाई भी गई तो पूरी तरीके से उसमें मसाला डालकर कुछ अलग ही कहानी कुछ अलग ही तरीके से बना दिया गया। और अगर ये फिल्म चलती है तो ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रहेगी। इसके बाद और भी हमारे इतिहास पर फिल्म्स आएंगी जो बॉलीवुड के सालों से चले आ रहे प्रोपेगेंडा को हमेशा के लिए खत्म कर सकती हैं। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया। अच्छा, हाँ, याद रखना। हाँ। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए, आर्किटेक्चर देखिए। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या जो चीज आदित्य धर ने बॉलीवुड के स्पाई यूनिवर्स के साथ की, क्या वही चीज हिस्ट्री के साथ भी हो सकती है? और अगर हाँ तो कैसे ये बॉलीवुड के मुंह पर एक करारा तमाचा हो सकता है? और सबसे मेन बात ये कि इसका इंडियन सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। आइए इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। देखिए, अगर आज आप किसी भी इंसान को चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में 4-5 लाइन लिखने या बोलने के लिए कह दो तो या तो उसे सही जवाब पता नहीं होगा, या फिर वो बताएगा जो उसने टीवी सीरियल के डिस्टॉर्टेड वर्जन में देखा होगा। क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि हमने एज इंडियंस अपनी हिस्ट्री को सिर्फ इग्नोर ही नहीं किया है, बल्कि उसे सिस्टमेटिकली डिस्टॉर्ट भी कर दिया है। देखो, सुनने में भले ही ये बात कड़वी लग रही हो, पर सच यही है। और अगर आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य कोई एक साधारण राजा नहीं था। उन्होंने उस समय में एक ऐसा एम्पायर बनाया था जब भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, और धीरे धीरे उन्होंने उत्तर भारत से लेकर अफगानिस्तान तक एक बड़ा राजनीतिक ढांचा तैयार खड़ा कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य का राज इतना बड़ा था कि उस समय उसे दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर्स में गिना जाता था। लेकिन इतनी बड़ी कहानी होने के बाद भी हमने उन्हें उस लेवल पर दिखाया ही नहीं, बल्कि उसे तोड़ कर रख दिया। और ये सब मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, आप खुद एग्जाम्पल्स देख लीजिए। सबसे पहले 2016 का चंद्र नंदनी उठाइए, यहाँ तो सीधा इंसल्ट ही कर दिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे रूलर को एक लव स्टोरी का हीरो बना दिया गया। जिस राजा की पूरी कहानी राज, युद्ध और पावर की होनी चाहिए थी, उसे वहां से हटाकर पर्सनल रिलेशन और जेलसी की कहानी बना दिया गया। यानी जो आदमी एम्पायर खड़ा कर रहा था उसे रिलेशनशिप ड्रामा में फंसा दिया गया। और बात यहीं खत्म नहीं होती है, इसी शो में ब्लैक मैजिक, तांत्रिक सीन, रिवेंज प्लॉट्स, पैलेस ड्रामा इस लेवल पर डाल दिए गए कि पूरा का पूरा माहौल हिस्ट्री का नहीं लगता, बल्कि एक डेली सोप का बन जाता है। मतलब इतने बड़े राजा को इस लेवल पर गिरा दिया गया कि यहाँ पर उसकी असली ताकत ही गायब हो गई। अब आप आगे बढ़ो और 2011 का चंद्रगुप्त मौर्य देख लो। इस सीरियल में हर चीज को इतना खींच दिया गया कि असली कहानी दिखने की बजाय हर सीन ओवर ड्रामा बन जाता था। हर सिचुएशन को इतना एग्जैजरेट किया गया कि व्यूअर को असली स्ट्रगल ही समझ में नहीं आई। उसे बस एक स्क्रिप्टेड स्टोरी दिखती थी, और धीरे धीरे उसके दिमाग में ये बैठ गया कि एम्पायर बनाना एक टीवी शो बनाने जितना ही तो आसान होता है, क्या मुश्किल है। स्टिल ये एटलीस्ट चंद्र नंदनी से तो फिर भी बेटर थी। और यहाँ ना एक पॉइंट तो हाईलाइट होना ही चाहिए कि कुछ मूवीज अच्छी आई हैं जिनका भले एग्जीक्यूशन उतना सही ना हो, लेकिन इंटेंशन बहुत सही था। पर अफसोस ये बस कुछ एक्सेप्शंस ही थे। और देखो, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि चलो सिर्फ इनके साथ ही ऐसा हुआ होगा, पर यकीन मानिए
ये पैटर्न हर जगह दिखेगा। ये लगभग हर हिंदू रूलर के साथ यही पैटर्न दिखेगा। आप बॉलीवुड की पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लो, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे नाम पर कोई बड़ी फिल्म नहीं मिलती, महाराणा प्रताप जैसे योद्धा पर कोई स्ट्रॉन्ग फिल्म नहीं मिलती, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, राजाराज चोल, इन जैसे नामों के ऊपर कुछ भी नहीं मिलेगा, जैसे ये लोग इस देश के इतिहास में थे ही नहीं। और जहां दिखाया भी जाएगा वहां भी खेल कर दिया जाएगा। आप बाजीराव का एग्जाम्पल देख लो, जो अपने समय का सबसे खतरनाक सेनापति था। बाजीराव अपने समय के सबसे खतरनाक पेशवा थे, लेकिन बाजीराव मस्तानी में उनकी ब्रेवरी और वेलर पीछे चली जाती है। उन्हें अननेसेसरीली एक लवर बॉय की तरह पेश कर दिया जाता है। और इसी तरीके से पद्मावत, उसमें भी साफ दिखता है कि इन्वेडर को ज़्यादा पावरफुल और डोमिनेंट दिखाया गया है, जबकि राजपूत साइड उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लगती। और खुद शाहिद कपूर ने ये बात कही थी कि उन्हें फिल्म में ना जानबूझकर कमज़ोर महसूस कराया गया। Did that happen, Shahid? I did. Okay. I don't want to get into the details. Sure. I don't, because I think everybody was fantastic in that film and everybody did a lovely job. But I did feel at times I was like, why did I do this film? Like, I felt like that, yes. यानी जो अपने थे उन्हें पीछे रख दिया गया और जो बाहर से आए थे उन्हें आगे रख दिया गया। इतना काफी नहीं था कि इन सब फिल्मों में ना भारतीय राजाओं को अननेसेसरीली टारगेट किया जाता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिन राजाओं का असली योगदान भारत को बनाने में था, उनकी कहानियां बड़े पर्दे पर या तो आई ही नहीं, और अगर आई भी तो इस तरीके से बदली हुई आई कि उनका असली असर खत्म हो चुका। आपने इसे देखते क्यों नहीं? क्या मैं अच्छी नहीं लगती? रूबी, देखो ऐसी बात नहीं करती। इतना घमंड किस बात का? सैकड़ों लड़के मेरे पीछे भागते हैं, पागल है मुझ पर। पर मैं उनकी तरफ देखती तक नहीं, और आपकी तरफ देखती हूँ तो आप मुझे अशोक द ग्रेट की बातें सुनाते हैं। टू हेल विद अशोक द ग्रेट। अब देखो, एक तरफ तो हिंदू राजाओं को अजीब से तरीके से दिखाया जा रहा था, लेकिन इसके उलट इस्लामिक इन्वेडर्स का वो महिमा मंडन हो रहा था कि उसे शब्दों में बयान भी नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, मुगल्स के बारे में ये परसेप्शन फैलाया गया कि मुगल्स ने ही भारत को बनाया है, वरना उससे पहले तो भारत कुछ था ही नहीं जी। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया। अच्छा, हाँ, याद रखना। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए, आर्किटेक्चर देखिए। मैंने पूछा, सम्राट अशोक की कितनी बीवियां थी? मैंने सुना है राजा के महलों में सैकड़ों रखेलें हुआ करती थी। हाँ। पत्नी के होते हुए रखेल की क्या जरूरत होती है? आप जोधा अकबर फिल्म का ये सीन देखो। अकबर को एक दयालु, सेक्युलर, देशभक्त रूलर के रूप में पोर्ट्रे किया गया है, जो अपने देश के बारे में सोचता रहता है। हम मुगल कोई अफगान या दूसरे गैर मुल्कों की तरह लुटेरे नहीं हैं, जो हिंदुस्तान की दौलत को लूट ले और खजाना भरने की हवस पर जीते हो। ये हमारा मुल्क है और हम इसके जिस्म पर लूट के जख्म नहीं देख सकते। इस मूवी में अकबर के नेगेटिव साइड को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया। मतलब ये तो वही बात हो गई कि बॉलीवुड ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हिटलर यहूदियों के लिए ना काफी दया भावना अपने मन में रखता था। असल में अकबर ने ना कई सारे हिस्टोरिकल एट्रोसिटीज की थी, जैसे कि चित्तौड़गढ़ मैसेकर, जो कि 1568 में हुआ था, जिसमें अराउंड 40,000 हिंदू सिविलियंस का मैसेकर हो गया था। कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड्स ये भी दिखाते हैं कि अकबर के रूल के टाइम पे ना कई हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। अकबर ना ओपनली खुद को जिहाद करने वाला बताया करता था। अकबर के हैरम में करीब 300 पत्नियां थी और इसके अलावा 5,000 लड़कियां अलग से थी। इनमें से ज़्यादातर लड़कियां वही थी जिन्हें उसने युद्ध में जीत कर ज़बरदस्ती अपने हैरम में रखा हुआ था। पर बॉलीवुड ने क्या नैरेटिव क्रिएट किया? अकबर महान था, अकबर तो सेक्युलर था और वो जोधा से इतना प्यार करता था कि जोधा को अपना धर्म भी फॉलो करने देता था। वाह भाई साहब, अगर अकबर सच में सेक्युलर था तो KRK एक ब्रिलियंट एक्टर है, राहुल गांधी युवा नेता है और मैं अल्लू अर्जुन हूं। इनफैक्ट बॉलीवुड ने ये प्रोपेगेंडा भी फैलाया है कि उर्दू वुड का अगर बस चले ना तो अपने पैदा होने का क्रेडिट भी मुगलों को दे दें। असल में अगर सच कहा जाए ना तो बॉलीवुड ने सिस्टमैटिक तरीके से ऑडियंस के माइंड को हाईजैक करने की कोशिश की, ताकि उनके अंदर यह परसेप्शन डाला जा सके कि बाकी भारतीय राजा तो ऐरे गहरे नत्थु खैरे थे, जो थे वो केवल मुगल ही थे, उन्होंने ही भारत को बनाया। अकबर बहुत महान राजा था, बहुत ही ज्यादा। और भाई साहब हद देखो
ये ग्लोरिफिकेशन अब नए फॉर्मेट्स में आ रही है। अभी कुछ ही साल पहले नेटफ्लिक्स पे एक एनिमेशन रिलीज होता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि एक हिंदू लड़की जिसका नाम कमला है, जो गजरा बेचती है, वो ये चाहती है मन ही मन कि मुगलों के हैरम में कैसे भी शामिल हो जाए, क्योंकि उसे ना सलीम से प्रेम हो गया था। भाई साहब, इसीलिए सच ही कहा गया है, जब तक हिंदुस्तान में सनीमा है, आगे तो आप समझ ही गए होंगे। और ये पैटर्न सिर्फ अकबर तक लिमिटेड नहीं था, ये ग्लोरिफिकेशन शाहजहां से लेकर टीपू सुल्तान जैसे जिहादियों तक सबके साथ हुई है। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ आपके अपने असली हीरोज की स्टोरीज को या तो दिखाया ही नहीं जाता है या बदल दी जाती है, और दूसरी तरफ इन्वेडर्स, उनको इस तरीके से ग्लोरीफाई किया जाता है कि वही हमारे देश के कर्ता धर्ता लगते हैं। और जब ये प्रोपेगेंडा सालों तक रिपीट होता है तो इसका असर साफ साफ दिखाई देने लगता है। लोगों के अंदर धीरे धीरे इनसिक्योरिटी पैदा होती है। उन्हें लगता है कि शायद उनके अपने रूलर्स उतने बड़े नहीं थे, और यही वो माइंडसेट है जो बॉलीवुड सालों से बिल्ड करता आया है। देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि ये सब आखिर हो क्यों रहा था? क्यों बार बार अपने ही इतिहास को दबाया गया, और क्यों बार बार इन्वेडर्स को ग्लोरीफाई किया गया, और क्यों धीरे धीरे एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया जिसमें इंडियन आइडेंटिटी खुद कमज़ोर लगने लगती है। देखिए, जो गलती थी ना, ये एक्चुअली गलती नहीं थी, ये एक पैटर्न था, और पैटर्न हमेशा किसी ना किसी पर्पस के साथ आता है। और इस पूरे खेल का जो सीधा उद्देश्य था ना, वो था आपके दिमाग में डाउट डालना, आपको अपनी ही हिस्ट्री पर घृणा पैदा कराना। इनफैक्ट पिछले कई दशकों से मार्क्सिस्ट और लेफ्टिस्ट, ये जो हिस्टोरियंस थे ना, इन्होंने जानबूझकर इंडियन हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया ताकि एक गिल्ट से भरा हुआ हिंदू नैरेटिव एस्टेब्लिश हो सके। और ये जो कुछ भी मैंने अभी बोला ना, ये ऐसी हवा में नहीं बोला, इसको ना एक एग्जाम्पल से ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। वाइसी रोज़ेर, ये एक अमेरिकी स्कॉलर हैं। ये काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे थे कि हिंदू राजाओं ने भी बौद्ध मंदिरों को तोड़ा था। तो इन्होंने ना हिंदुस्तान टाइम्स में लिखे हुए एक आर्टिकल के राइटर हरवंश मुखिया, उसको एक लेटर लिखा कि आपने ये जो लिखा है ना हिंदुस्तान टाइम्स में, उसका कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बताओ। हरवंश मुखिया ने कहा, देखो भाई, मेरे पास कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है नहीं, आप ना रोमिला थापड़ से बात कर लो, उन्होंने एक बुक में लिखा था, वहीं से मैंने छाप दिया। अब रोज़ेर रोमिला थापड़ के पास चले जाते हैं और उनसे मिलकर डॉक्यूमेंट मांगते हैं। तो वो कहती हैं कि देखो भाई, मैंने तो कुछ कभी देखा नहीं, अमेरिकी एक स्कॉलर हैं रिचर्ड ईटॉन, उन्होंने ऐसा लिखा था। और फिर उन्हें वहां पर भी कोई प्रूफ नहीं मिलता है, यानी किसी के पास कोई प्रूफ ही नहीं मिलता कि हिंदू राजाओं ने बौद्ध मंदिरों को तोड़ा। पर गजनी, गौरी, औरंगजेब, इनके क्राइम्स को वाइट वॉश करने के लिए ना इन सो कॉल्ड हिस्टोरियंस ने हिंदुओं को गिल्ट में डाल दिया, जबकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जैसे मसीरे आलमगिरी, वो क्लियरली ये दिखाता है कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि, इन जैसे हजारों मंदिरों को तोड़वाया था। सिमिलरली टीपू सुल्तान, जिसने मालाबार में हिंदुओं का मास कन्वर्जन किया, उनका जीवन छीन लिया, उसको एक नेशनलिस्ट हीरो बना दिया इन लोगों ने। ये तो वही बात हो गई ना, इजराइल हमास के चीफ को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दे, जबकि मैसौर गजेटियर जैसे सोर्सेज क्लियरली मेंशन करते हैं कि टीपू सुल्तान ने 8000 से ज़्यादा मंदिरों को तोड़कर वहाँ पर मस्जिदें बनवा दी थी। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में ना इस्लामिक वायलेंस का मेंशन या तो सॉफ्ट कर दिया गया है या फिर बिल्कुल ही हटा दिया गया है, जबकि हिंदू सोशल स्ट्रक्चर्स जैसे कास्ट सिस्टम, उसको ओवर एग्जैजरेट किया गया है ताकि एक रिग्रेसिव इमेज हिंदुइज्म की क्रिएट हो सके। हिंदू कस्टम्स और ट्रेडिशंस को भी सिस्टमेटिकली टारगेट किया गया। मनुस्मृति जैसी एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट को सेलेक्टिवली मिसकोट किया गया ताकि हिंदुइज्म को ऑप्रेसिव दिखाया जा सके, जबकि शरिया लॉज या इस्लामिक टेक्स्ट, इनके ऊपर कभी ऐसी क्रिटिकल डिस्कशन हुई ही नहीं। और इस डिस्टॉर्शन का असर पता है क्या हुआ? हिंदू आइडेंटिटी और हिंदू प्राइड, ये दिखाना धीरे धीरे रेडिकल या कॉम्युनल एक्ट बन गया। अगर कोई अपनी हिस्ट्री का सच बोलने की कोशिश भी कर दे तो उसे तुरंत संघी या फासिस्ट लेबल कर दिया जाता। और देखो, यही सबसे बड़ा डैमेज है, क्योंकि जब एक पूरी की पूरी जनरेशन को इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि वो अपनी जड़ों को लेकर अनश्योर हो जाए, तो वो खुद अपनी आइडेंटिटी से ना दूर हो जाता है। और जब आइडेंटिटी कमज़ोर हो जाती है तो सिविलाइजेशन अपने आप कमज़ोर हो जाती है। ये सिर्फ हिस्ट्री की गलती नहीं थी,
ये एक माइंडसेट क्रिएट किया गया, एक ऐसी सोच जो सालों तक बिल्ड की गई ताकि एक गिल्ट में जीने वाला समाज तैयार हो जाए। कोई लाइफ का ऐसा दौर था जहां पर आपको अपनी पहचान पर, हिंदू पहचान पर थोड़ा असहजता, शर्म थी, या ब्राह्मण हो आप इसको लेकर? उस पर था कम्युनिस्ट, जब मैं लेफ्टिस्ट था तब ब्राह्मण आ रहे, बड़ी शर्म थी। क्यों ब्राह्मण हो? हाँ ब्राह्मण हूँ मैं, लेफ्ट, मैं हिंदू हूँ, मैं क्यों हूँ, मतलब आपके हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदू गाली देता था मैं, ये तमाम जो है मतलब बेवकूफ़ियाँ थी नहायत बेवकूफ़ियाँ। और मेरे लेफ्टिस्ट साथी थे जो है वो बड़े मतलब रिवाइज करते थे इस बात को कि हाँ यार हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन अब इसी गिल्ट को इंडियन सोसाइटी से दूर करने का काम लगता है आदित्य धर ने अपने कंधों पे ले लिया है। देखिए, जैसा कि आपने पहले देखा कि किस तरीके से आदित्य धर की धुरंधर ने उर्दू वर्ड के स्पाई यूनिवर्स के सालों पुराने नैरेटिव को तोड़ दिया, जहां अमन की आशा के नाम पे रॉ और आईएसआई की गुलू को दिखाया जाता था, जहां पाकिस्तान भी विक्टिम है ये बकवास बातों को दिखाया जाता था। इन सब का ना एक फिक्स टेम्पलेट बना दिया गया था, कोई भी आता इस फिक्स टेम्पलेट को यूज करता और अपनी फिल्मों में दिखा देता। धुरंधर ने वही टेम्पलेट उठाकर सीधा उल्टा कर दिया, बिना अननेसेसरी सॉफ्टनेस के, बिना किसी फिल्टर के सीधी और साफ बात कहती, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। और अब इसी के बाद जो खबर सामने आ रही है वो और भी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि अब आदित्य धर चंद्रगुप्त मौर्य पर फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब जरा आप इसका मतलब सोचिए क्या है। जिस रूलर को बॉलीवुड ने या तो इग्नोर कर दिया या डेली सोप में बदल कर रख दिया, उसी पर अब एक सीरियस लार्ज स्केल फिल्म बनने वाली है, वो भी एक ऐसे डायरेक्टर के हाथ से जिसने पहले ही एस्टैब्लिश्ड नैरेटिव को तोड़कर दिखा दिया है। और देखो, यही वो पॉइंट है जहां चीजें बदल सकती हैं, क्योंकि पहली बार कोई ऐसा फिल्म मेकर इस सब्जेक्ट को उठा रहा है जो हिस्ट्री को मसाले में नहीं बदलता, बल्कि हमारी एक्चुअल हिस्ट्री को बिना किसी प्रोपेगेंडा में फंसाए हुए दिखा देता है। और यहीं से पूरा नैरेटिव पलट सकता है, क्योंकि देखिए, दुनिया में हर कंट्री अपने राजाओं महाराजाओं को ना एक सॉफ्ट पावर और पावर सिंबल की तरह ही एक्सपोर्ट करती आई है, उन्हें ग्लोबल लेवल पर पॉपुलर बनाती आई है, उन्हें कूल बनाती आई है, ताकि पूरी दुनिया उन्हें उसी नज़र से देखे जैसे वो लोग दिखते हैं। इसमें आप टर्की का एग्जाम्पल ले लो, दिरलिस एर्तुगल। इसके ऊपर उन्होंने सिर्फ एक शो नहीं बनाया, बल्कि उस शो के थ्रू उसे ग्लोबल फिनोमिनन बना दिया। आज साउथ एशिया से लेकर मिडल ईस्ट तक लोग एर्तुगल को जानते हैं, उसे रिस्पेक्ट करते हैं, उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। फिर आप यूरोप को देख लो, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसके ऊपर कितनी सारी फिल्में बनी हैं, कितनी सारी बुक्स लिखी गई हैं, कितनी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, और हर बार उसे एक लार्जर देन लाइफ कॉन्करर के रूप में ही दिखाया जाता है, उसका ब्रांड बना दिया जाता है। इंग्लैंड ने अपने किंग्स और नाइट्स को एक्सपोर्ट किया, किंग आर्थर जैसे लेजेंड्स को कितनी बार रीटेल किया गया है कि वो माइथोलॉजी से निकल कर ना ग्लोबल पॉप कल्चर का हिस्सा बन जाए। फिर चाइना को देख लो, थ्री किंगडम्स पर इतनी सारी सीरीज और कंटेंट बनाया गया है कि उनके जनरल्स, उनकी स्ट्रैटेजीज, उनकी बैटल्स आज पूरी दुनिया जानती है। और हमारे पास चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, राजाराज चोल, इन जैसे नाम हैं जिनका स्केल कई ग्लोबल रूलर्स से बड़ा था, लेकिन उन्हें हमने कभी भी उस लेवल पर प्रेजेंट ही नहीं किया, और यही गैप आदित्य धर भर सकते हैं। अगर चंद्रगुप्त मौर्य पर फिल्म उसी इंटेंसिटी, उसी क्लैरिटी और उसी ऑनेस्टी के साथ बनती है, तो पहली बार इंडियन किंग्स को ग्लोबल स्टेज पर उसी तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है जैसे बाकी कंट्रीज अपने रूलर्स को करती आई हैं। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं होगी, ये सीधा तमाचा होगा उन लोगों के मुंह पर जो मानते हैं कि इंडियन हिस्ट्री मुगल से शुरू होती है और गांधी की अहिंसा पर खत्म हो जाती है। जबकि सच ये है कि हमारे राजाओं का इतिहास हजारों साल पुराना है, इतना पुराना कि कई सिविलाइजेशंस उसके बाद शुरू हुई हैं। और जब ये वेलर, ये स्केल, ये असली हिस्ट्री ग्लोबल लेवल पर लोगों के सामने आएगी, तो सोचिए इंडिया के लिए किस लेवल पर सॉफ्ट पावर क्रिएट होगा। इसीलिए आदित्य धर का ये जो कदम है वो जितना बोल्ड है उतना ही पावरफुल भी है। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे के बारे में, आप कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई, पेट्रियन और ज्वाइन बटन, इन तीनों के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।